चलिए आज बात करते हैं 1971 के एक ऐसे दिलचस्प वाक़े की, एक ऐसे राज की जो समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी भारतीय तट के पास से अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब कैसे हो गई। ये कोई मामूली पनडुब्बी नहीं थी। इसे एक बहुत बड़े मिशन पर भेजा गया था, एक ऐसा मिशन जो जंग का पासा पलट सकता था। अब इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1971 में ये वो दौर था जब दक्षिण एशिया में माहौल बहुत गर्म था, सियासत में तनाव अपने चरम पर था। तो हुआ ये कि 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। इससे हालात इतने बिगड़े कि अप्रैल तक करीब करीब 90 लाख लोग बॉर्डर पार करके भारत आ गए। ये एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट था। भारत पर दबाव बढ़ रहा था और इसी के चलते मई में भारत ने ऑपरेशन एक्स शुरू किया, जो एक खुफिया मिशन था। इसका मकसद था पूर्वी पाकिस्तान तक जाने वाले पाकिस्तानी समुद्री सप्लाई रूट्स को काटना। और बस यहीं से समंदर में एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी शुरू हो गई। एक तरफ था शिकारी और दूसरी तरफ था उसका शिकार। ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो देखिए, पाकिस्तान के निशाने पे था भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ शहर था जो 20 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता था। मतलब भारतीय नेवी की असली ताकत। और इस ताकत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के पास था अपना सबसे बड़ा शिकारी पीएनएस गाजी। ये एक लंबी दूरी की पनडुब्बी थी जिसे खास तौर पर विक्रांत से निपटने के लिए ही लाया गया था। लेकिन कहानी में एक पेंच था। ये शिकारी यानी पीएनएस गाजी पूरी तरह से फिट नहीं था। असल में ये एक पुरानी पनडुब्बी थी जिसमें कई तरह की मैकेनिकल दिक्कतें थीं। इसके टॉर्पीडो में भी जानी मानी तकनीकी खराबी थी। यहां तक कि हाल ही में इसे एक मिशन भी बीच में छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तानी नेवी ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे मिशन पर भेजने का फैसला किया। दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से अलर्ट थी। उन्हें जैसे ही गाजी के मिशन की भनक लगी, वो समझ गए कि उनका सबसे बड़ा और कीमती जहाज विक्रांत सीधे सीधे निशाने पर है। अब यहां पर उन्होंने सीधे भिड़ने के बजाय एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि एक शातिर प्लान बनाया। लड़ने का नहीं, बल्कि धोखा देने का। तो ये प्लान था क्या? चलिए समझते हैं। ये एक परफेक्ट जाल था। सबसे पहला काम विक्रांत को छिपाना। उसे चुपचाप एक खुफिया जगह पर भेज दिया गया जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। फिर दूसरा कदम एक नकली विक्रांत बनाना। मतलब विशाखापट्टनम के पास जबरदस्त रेडियो ट्रैफिक भेजा गया जिससे लगे कि विक्रांत वहीं कहीं है। तीसरा कदम तो और भी मजेदार था। विशाखापट्टनम में पब्लिकली, मतलब सबके सामने, इतनी बड़ी मात्रा में खाना और सब्जियां ऑर्डर की गईं जितना एक एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू के लिए काफी हो। और बस शिकारी को फंसाने के लिए चारा डाल दिया गया था। ये सब इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पूरा यकीन हो जाए कि विक्रांत ठीक वहीं है जहां वो असल में था ही नहीं। इस धोखे को और पक्का करने के लिए वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने जानबूझकर एक खुली फोन लाइन पर एक नौसैनिक अधिकारी से कहा, विक्रांत आ रहा है, उसके लिए जगह बनाओ। उन्हें पता था कि ये बातचीत दुश्मन के जासूस जरूर सुनेंगे। और नतीजा, पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह से फंस गया। 25 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी को हुक्म मिला कि वो अपना रास्ता बदलकर सीधा विशाखापट्टनम की ओर बढ़े। शिकारी को लग रहा था कि वो शिकार के करीब जा रहा है, पर असल में वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा था। तो अब आता है इस कहानी का सबसे अहम और आखिरी हिस्सा, गाजी का अंजाम। 27 नवंबर को गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंचकर माइन बिछाना शुरू कर देती है और फिर पूरी तरह खामोश, यानी रेडियो साइलेंस पर चली जाती है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान भारत पर हवाई हमले करता है और 1971 की जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। उसी 3-4 दिसंबर की रात को एक भारतीय जहाज आईएनएस राजपूत वापस विशाखापट्टनम बंदरगाह की ओर लौट रहा था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे कौन उसका इंतजार कर रहा है। आधी रात के ठीक बाद आईएनएस राजपूत के सोनार ऑपरेटर्स को पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। उन्हें एक सिग्नल मिलता है, एक ऐसा सिग्नल जो साफ बता रहा था कि नीचे एक पनडुब्बी है, उस जगह पर जहां कोई पनडुब्बी होनी ही नहीं चाहिए थी। अब क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी, राजपूत के कप्तान ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने कोई चांस नहीं लिया और उस अनजान सिग्नल की तरफ तुरंत 2 डेप्थ चार्ज दाग दिए। और फिर पानी के अंदर एक जोरदार, बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका डेप्थ चार्ज के धमाके से कहीं ज्यादा बड़ा था।
और उसके बाद गहरी खामोशी। सोनार स्क्रीन पर जो सिग्नल दिख रहा था वो गायब हो चुका था। अगली सुबह जब वहां के मछुआरों को पानी में तैरता हुआ कुछ मलबा और एक लाइफ जैकेट मिला जिस पर यूएसएस डियाब्लो लिखा था, तो रहस्य से पर्दा उठ गया। बाद में गोताखोरों की टीम ने भी पुष्टि कर दी कि यह मलबा पीएनएस गाजी का ही है। ऐसे माना जाता है कि राजपूत के डेप्थ चार्ज की वजह से गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडो और माइंस में ही धमाका हो गया, जिससे वो खुद ही तबाह हो गई। और इस एक घटना का असर बहुत बड़ा था। सोचिए, अपना सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाने के बाद आईएनएस विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से अपना दबदबा कायम कर लिया। उसने पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी, जिससे उन्हें सप्लाई मिलना बंद हो गया। इसी नाकाबंदी का नतीजा था कि बाद में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। ये जंग का एक टर्निंग पॉइंट था। आज हम सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर के दौर में जीते हैं, लेकिन गाजी की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी सबसे ताकतवर हथियार एक साधारण लेकिन हिम्मत भरा धोखा हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जंग ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से और एक बेहतरीन तरीके से बुने गए भ्रम के जाल से जीती जाती है।